हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग यूरोपीय नेशन के बाल्कन कंट्रीज़ और यूएसएसआर के कंट्रीज़ के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि बाल्कन कंट्रीज़ कितने छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया, ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ये डिवाइड हुआ और अमेरिका की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से यूएसएसआर लगभग 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में ब्रीफ में जानेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बाल्कन कंट्रीज़। बाल्कन नाम सुनकर ही हमारे दिमाग में ये आया होगा कि बाल्कन है क्या। आखिरकार बाल्कन ये नाम कहाँ से है? तो ये कहीं और से नहीं, ये बल्गेरिया में ही बाल्कन माउंटेन्स है। तो उसी के माउंटेन के नाम पर इन कंट्रीज़ का नाम बाल्कन कंट्रीज़ पड़ गया है। इसमें लगभग 12 कंट्रीज़ आते हैं। ये एक पेनिनसुलर रीजन में भी लाई करता है। बाल्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं। लगभग ऐसे करके ये पूरा बना हुआ है, तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको बाल्कन पेनिनसुलर भी कहते हैं। और इसमें अभी 12 कंट्रीज़ हैं। पहले तो आपको ये जानना है बाल्कन प्रायद्वीप में कितने कंट्रीज़ हैं। 12 कंट्रीज़। इसका पुराना नाम क्या है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका पुराना नाम यूगोस्लेविया पेनिनसुलर रीजन। इसको पुराना नाम यूगोस्लेविया कहते थे। ये आपको याद करते हुए चलना। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाल्कन कंट्रीज़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूगोस्लेविया। बाल्कन नेम क्यों पड़ा? बाल्कन नेम इज़ ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ बाल्कन माउंटेन्स थ्रू आउट द बल्गेरिया एंड रोमानिया में भी कुछ पार्ट इसका लाई करता है। मेजर पार्ट बल्गेरिया में ही है, 90 to 95%। इसलिए हम इसको बाल्कन कंट्रीज़ में डिवाइड करते हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। हम देखेंगे वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेंगे, और नहीं तो ऐसे ही याद करते हैं वन बाय वन। ग्रुप में याद करेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा हम लोगों को। तो हमारा सबसे पहले ऊपर आता है स्लोवेनिया। फिर उसी के नीचे छोटा सा एक देश है क्रोएशिया। तो पहले हम याद करेंगे स्लोवेनिया और फिर क्रोएशिया। इन दोनों में ज़्यादा कुछ खास ही नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इन दोनों के बारे में। फिर आते हैं उन्हीं के ही नेबरिंग कंट्रीज़, सर्बिया है इस तरफ, और फिर बोस्निया हेज़रगोविनिया, ये कंट्री हैं। तो सर्बिया के लिए क्या खास बात है? इसकी खास बात है यहाँ के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच। आपको इससे यह याद करते हुए चलना है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के फेमस टेनिस प्लेयर हैं? सर्बिया के ही हैं। सर्बिया कहाँ पर लाई करता है? यूरोप में। तो ये आपको याद करते हुए चलना है। और बोस्निया में क्या इम्पोर्टेंट है? तो जो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे फर्डिनेंड ड्यूक, जब यहाँ पे बोस्निया में अपना सम्मेलन करने आए थे, मीटिंग करने आए थे, जो कि साराजेवो में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये बोस्निया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको मैंने 4 देश बता दिए, कौन कौन से? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर सर्बिया, बोस्निया, 2 लेस इम्पॉर्टेंट, 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप का पेयर। तो 4 हो गए। अब बचे 8 कंट्रीज, उनको भी ऐसे ही याद कर लेते हैं। फिर जो कंट्री माउंटेनेग्रो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। और कोसोवो, आपको ये याद करते हुए चलना है। माउंटेनेग्रो है, फिर उसके नीचे कोसोवो छोटा सा कंट्री है। फिर उसके बाद ये 2 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, इनके बारे में हमें जानना है। अल्बेनिया। अब अल्बेनिया के बारे में पूछा जाता है कि मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो अल्बेनिया, ये यूरोप में लाई करता है। जब यूरोप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यूरोप में ही लाई करेगा। तो मदर टेरेसा कहाँ की हैं? यूरोप की। यूरोप में किस कंट्री की? अल्बेनिया कौन से रीजन में लाई करता है? बाल्कन कंट्रीज़ या यूगोस्लेविया पेनिनसुलर या बाल्कन पेनिनसुलर रीजन में लाई करता है। ऐसे आपको याद करते हुए चलना, रिलेट करके आपको पढ़ते हुए चलना, तो आपके दिमाग में बनी रहेंगी। अब अल्बेनिया के बाद इम्पॉर्टेंट कंट्री कौन सी? नॉर्दर्न मैकडोनिया या मैसिडोनिया कहते हैं लगभग लोग, या मकदूनिया भी कहते हैं। यहाँ का कौन था? सिकंदर, महान सिकंदर, जो पूरे देश को अपने जीतना चाहता था, पूरे संसार को जीतना चाहता है, और लगभग उसका ये मुकाम हासिल भी कर चुका था। और फिर वो भारत आते आते
उसकी सेना थक गई, बहुत ही जख्मी हो गई थी। फिर उसने ये छोड़ दिया। फिर उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी और कहाँ का था? मकदूनिया का। अब आपको मैंने 8 कंट्रीज़ पढ़ा दिए। पहले स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये दो लेस इम्पॉर्टेंट। सर्बिया, बोस्निया इम्पॉर्टेंट हैं। माउंटेनेग्रो, कोसोवो, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्बेनिया और मकदूनिया, 8 हो गए। और उसके बाद हमें पढ़ना ग्रीस। ग्रीस से, यहीं से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ओलंपिक ग्रीस की कैपिटल एथेंस में हुई थी। कहाँ पे ओलंपिक हुए थे? एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल। और ग्रीस ओलंपिक, अब ये भी हो जाता है कि ओलंपिक नाम कैसे पड़ा। तो ग्रीस में ही कौन से माउंटेन है? माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस के नाम पे ही यहाँ के खेलों का नाम पड़ गया ओलंपिक। आपको ये याद करते हुए, फिर ग्रीस से ही, ग्रीस इस तरफ है, फिर थ्रेस इस तरफ है। थ्रेस क्या है? ये 3% रिमेनिंग पार्ट है किसका? टर्की का। टर्की 97% एशिया में लाई करता है, जिसको एशिया माइनर टर्की कहते हैं। उसकी कैपिटल एंटोलिया है। और 3% पार्ट थ्रेस में लाई करता है, जिसकी कैपिटल इस्तांबुल है। तो ये आपको याद करते हुए चलना। अब 2 कंट्रीज़ बची। 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी? बल्गेरिया और रोमानिया। बल्गेरिया में ही बाल्कन माउंटेन्स लाई करते हैं और रोमानिया में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आपको मैंने 12 कंट्रीज़ बता दिए। सबसे पहले स्लोवेनिया, मैं शार्ट फॉर्म में लिखते हुए चल रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। आप लोग भी रिवाइज करते हुए चलिए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये 2 लेस इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या है? सर्बिया। सर्बिया के बाद उसके बगल में ऊपर चलते हैं, बोस्निया। बोस्निया के बाद माउंटेनेग्रो। माउंटेनेग्रो के बाद कोसोवो, ये 2 लेस इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्बेनिया। अल्बेनिया के बाद मकदूनिया। मकदूनिया के बाद ग्रीस। ग्रीस के बाद थ्रेस। थ्रेस के बाद बल्गेरिया। बल्गेरिया के बाद रोमानिया। तो ये 12 कंट्रीज़ आपको ऐसे याद करते हुए चलना है, 1 बाय 1। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया, मकदूनिया, माउंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया, मकदूनिया, ग्रीस, थ्रेस, बल्गेरिया, रोमानिया। ये 12 कंट्रीज़ आपको ये याद करते हुए चलना है। बाल्कन पेनिनसुलर में कितने कंट्रीज़ हैं? 12 कंट्रीज़ हैं। और अक्सर ये एग्ज़ाम पूछा जाता है कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया भारत देश का विभाजन पाकिस्तान और भारत में, ये किस योजना के तहत हुआ था? तो अक्सर लोग माउंटबेटन प्लान लगा कर टिकाते हैं। हाँ, सही भी है माउंटबेटन प्लान, ये लगभग सब एग्ज़ाम के लिए सही है। लेकिन आप जब बड़े एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें आपको डिटेल्ड पढ़ना रहता है। तो उसके लिए आपको ये याद करते हुए चलना है कि जो इंडिया का डिवीज़न हुआ है, बाल्कन प्लान के तर्ज पर हुआ है। इसमें जो अंग्रेज़ों ने पॉलिसी अपनाई थी, बाल्कन कंट्रीज़ को डिवाइड करने में 12 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था। इनकी तर्ज पर, इनका जो डिवीज़न जिस तर्ज पर हुआ था, उसी तर्ज पर इंडिया का डिवीज़न हुआ है, ना कि माउंटबेटन। माउंटबेटन तो एक तरीके से मीडियम हो गए कि जिनकी वजह से डिवीज़न हुआ है। ऑफिशियल अधिकारी कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि साइन करता है, ये सब योजना बताते हैं, बस वो है, और कुछ नहीं है, केवल मीडियम थे। लेकिन किस योजना की तर्ज पे हुआ है? बाल्कन प्लान के, जिसके उस पर बाल्कन कंट्रीज़ डिवाइड हुई हैं। और यूरोप की बची हुई कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई? रोमानिया के ऊपर मोल्डोवा के बाद यूक्रेन और फिर बेलारूस। यूक्रेन की सबसे फेमस शहर चेरनोबिल। ये किस लिए फेमस? यहाँ का चेरनोबिल डिजास्टर। यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर था, जहाँ से बिजली सप्लाई होती थी रूस के लिए। थोड़ी सी इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से 26 अप्रैल 1986 में यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर अभी बैन लगा हुआ है। वहाँ पर उस शहर में लोग अभी भी नहीं रहते हैं, जिसको न्यूक्लियर विस्फोट जहाँ पर भी होता है तो वो शहर लगभग 35 से 50 साल तक बर्बाद हो जाता है। वहाँ पर रहने लायक होता ही नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं पनप सकता है।
और मैंने आपको जैसा बताया था कि एटॉमिक बम और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ विस्फोट नहीं होता है जैसे हैंड ग्रेनेड में होता है और जितने भी हाइड्रोजन बम में होता है उसकी तरह नहीं है ये। विस्फोट तो करता ही है, साथ साथ एक तरीके स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन, इसका असर लेकिन 2-3 दिन में दिखने लगता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि लंग्स, हार्ट सबको इफ़ेक्ट कर देता है, और इसकी वजह से इसमें गामा रेज, अल्फ़ा बीटा रेज ये सब होती हैं, जो कि बहुत ही हम ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो कि एक दिक्कत ला सकती हैं। बेलारूस से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूएसएसआर। यूएसएसआर, ये आप लोग नाम सुने होंगे। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कब आया था नॉलेज में? 1922 में। 1922 में आया था, और ये कब तक चला? 1991 तक। 1991 में ये ब्रेक हो गया। कितने कंट्रीज़ में? 15 कंट्रीज़ में। आपको ऐसे याद करवाएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप ग्रुप में याद करिए, ज़्यादा बेटर होता है कि ग्रुप में आप लोग याद कर लें। तो ग्रुप में पहले 5 कंट्रीज़ आते हैं सेंट्रल एशिया के। अब सेंट्रल एशिया में मैंने आपको बताया था कितने कौन कौन से कंट्री हैं। KKTTU। अब इसका फुल फॉर्म क्या? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से ही इंडिया में कौन सी पाइपलाइन आती है? तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया होकर इसी का नाम दे दिया गया तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान किस लिए फेमस? नेचुरल गैसेस के लिए। CNG हो गई, और भी जितनी नेचुरली ऑब्टेन्ड गैस होती हैं वो इसी पाइपलाइन के थ्रू आती हैं। अब 3 काकेशस कंट्रीज़। काकेशस में कौन कौन सी कंट्रीज़? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। आपकी टोटल 8 कंट्रीज़ हो गई, अब बची 7 और। तो 3 बाल्टिक कंट्रीज़। बाल्टिक में कौन कौन सी? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो 11 हो गई। अब 11 के बाद ये 3 कंट्रीज जो अभी पढ़े थे, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। यूक्रेन किस लिए फेमस? चेरनोबिल डिजास्टर के लिए जाना जा रहा है। और फिर लास्ट वन जो कि सबसे बड़ा यूरोप का कंट्री है, रसिया। ये आपको याद करते हुए चलना है, रसिया यूरोप का कंट्री है। तो टोटल USSR कितने उसमें कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ? 15 कंट्रीज़ में। तो आपको इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करते हुए पढ़ना है। USSR कितने कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ? 15। कौन कौन से? 5 सेंट्रल एशिया कंट्री हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और फिर 3 काकेशस कंट्रीज़ कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और 3 बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और फिर 3 कंट्रीज़ और, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। और फिर लास्ट वन जो कि रसिया सबसे बड़ा USSR का कंट्री है, जो कि आज अमेरिका और रसिया के बीच में कौन सा वार चल रहा है? कोल्ड वार, मतलब इनडायरेक्ट वार एक तरीके से कह सकते हैं। कितने कंट्रीज़ में? 15 कंट्रीज़ हो गए। तो आपको इस तरीके से याद करते हुए चलना है ग्रुप में, तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। और मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कौन कंट्रीज़ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आपको बाल्कन पेनिनसुलर रीजन है। ये इधर एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है, इधर ब्लैक सी से बाल्कन पेनिनसुलर, और नीचे कौन सा सी? आयोनियन सी और एजियन सी। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। तो देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले स्लोवेनिया, ये देख रहे हैं आप, स्लोवेनिया। फिर इसके बाद उसी के बगल में क्रोएशिया, फिर सर्बिया, ये बड़ा वाला, ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया की कैपिटल साराजेवो। यहीं पर प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया की गोली मारकर हत्या कर दी कि जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने बताया मॉन्टेनेग्रो, फिर कोसोवो। फिर उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो कि फेमस हैं, अल्बानिया, यहाँ की मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर ये नॉर्थ मकडोनिया। फिर उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़, ग्रीस और ये थ्रेस का ये पार्ट है। ये तुर्की लिखा हुआ, ये थ्रेस का पार्ट है 3%।
और उसके बाद ये बाल्कन कंट्रीज में, और ये बल्गेरिया, फिर इधर ये रोमानिया। आप लोगों को ये पढ़ते हुए चलना है, रोमानिया। तो इतने कंट्रीज़ हैं। अब ये किस किस कौन कौन से सी के थ्रू घिरे हुए हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। इधर एड्रियाटिक सी है इस तरफ साउथ वेस्टर्न में, और नीचे है साउथ वेस्टर्न से और नीचे आएंगे तो आयोनियन सी, फिर साउथ में है एजियन सी, और ईस्ट में है ब्लैक सी। तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बाल्कन पेनिनसुलर कंट्रीज़ कहते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अपने यूएसएसआर के कौन कौन से कंट्रीज़ के बारे में ब्रेक हुआ था। ये तो हम लोगों ने आज पढ़ ही लिया है। कल हम लोग इन सभी कंट्रीज़ के ब्रीफ में जानेंगे, थोड़ा इन लोगों के बारे में जानेंगे, कौन क्या किस तरीके से फेमस है ये सभी कंट्रीज़। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।